विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए बच्चों, अभी वर्तमान में जिस प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं वह है स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, जो कि कक्षा 10वीं की क्षितिज पुस्तक जो चलती है उसके अंतर्गत ये पाठ आता है और इस पाठ के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस पाठ में जो बताया गया है कि कुतर्कवादी जिस प्रकार का कुतर्क देते हैं स्त्री शिक्षा के विरोध में, जैसे उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। इसका उन्होंने बताया उदाहरण के रूप में कि प्राचीन काल के जितने भी नाटक है और ग्रंथ है उन सब में स्त्रियों को प्राकृत भाषा में बुलवाया जाता था और अगर पढ़ाया जाता तो कोई नियमबद्ध प्रणाली होती। तो इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही सुंदर तरीके से खंडन किया है कि भाषा के आधार पर किसी को हम अनपढ़ या गंवार नहीं कह सकते। अगर इस प्रकार अनपढ़ या गंवार कहते भाषा के आधार पर, तो आज हिंदी के अखबार का बड़े से बड़े संपादक भी अनपढ़ की श्रेणी में आता, क्योंकि उस समय की प्राकृत भाषा आज की हिंदी बांग्ला सोर्सेनी ये सब उस समय की प्राकृत भाषा ही है। दूसरा कुतर्क उन्होंने कहा कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। ठीक है, उनका कुतर्क भी सही। अब लेकिन इसका खंडन कवि ने कहा, लेखक ने किस प्रकार खंडन किया कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ नहीं होते हैं। अगर जो शिक्षा कि स्त्रियों को पढ़ाना काल का कूट और पुरुषों को पढ़ाना पीयूष का कूट, इस तरह की असमानता कैसे हो सकती है? क्योंकि स्त्रियां अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो दोनों पर बराबर प्रभाव पड़ेगा। अगर पढ़ाई का दुष्परिणाम है तो फिर पुरुषों को भी रोक देना चाहिए, क्योंकि नर हत्या, डाके डालना और ये सब गतिविधियां हैं, अगर ये पढ़ाई का परिणाम है तो फिर पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी फिर अंत में उन्होंने ये भी कह दिया कि ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कितनी परंपराएं छोड़ दी, कितनी परंपराएं पालन कर रहे हैं। तो एक परंपरा जो चल रही है स्त्रियों को न पढ़ाने वाली, इसको भी हम बदल दे और स्त्रियों को आज से पढ़ाना प्रारंभ कर दे। तो अनर्थ वाली बात उन्होंने कहा, कुछ शकुंतला के इनके उदाहरण भी दिए। अब बात आती है कि स्त्रियों को अपढ़ों की भाषा में पढ़ाना भी, अपढ़ गंवारों की भाषा में पढ़ाना भी स्त्रियों को बर्बाद करना है, इस प्रकार का कुतर्क दे दिया। तीसरा कुतर्क जो अंतिम कुतर्क है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो शकुंतला और सीता का उदाहरण से उन्होंने समझाया। देखो, शकुंतला की परिस्थिति पिछले भाग में मैंने बताई दी थी, किस परिस्थिति में उसने कुछ बात कही। अब जो भी कही वह पूरी तरह से पांडित्यपूर्ण भाषा नहीं थी, अपढ़ों की भाषा में उन्होंने कुछ श्लोक रचा, लेकिन उस श्लोक में जो रचा है वह पढ़ाई का दुष्परिणाम नहीं है। जिस तरह की परिस्थितियों का सामना शकुंतला ने किया कि उसका पति उसको छोड़ करके चला गया और वापस आने का वादा करके पुनः वापस नहीं गया, और जाने के बाद में जब शकुंतला खुद पहुंची और उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, तो क्या उसको शाबाशी देती हो? ये शाबाशी नहीं देती। सीता के उदाहरण की बात की जाए तो सीता ने, आपको ध्यान है रामायण में देखा होगा कि वहां से जब लंका विजय के पश्चात सीता जब राम के पास आई तो राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा के बाद में उनको अयोध्या नगरी में ले गए। अयोध्या नगरी में ले जाने के पश्चात कुछ लोगों के मिथ्या वचन के कारण उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया श्री राम ने। तो लक्ष्मण से क्या कहा सीता ने कि हे लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो अपनी विशुद्धता उस अग्नि परीक्षा में साबित कर दी थी, फिर भी आपने लोगों के मिथ्या वचन सुन करके आपने मेरा परित्याग किया। क्या ये राजधर्म के अनुकूल है? क्या अपनी कर्तव्य निष्ठा को बढ़ावा देने वाली बातें हैं? इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो यहां पर जो शब्द बोला उन्होंने, उस राजा से कह देना, क्योंकि सीता पतिव्रता नारी थी और श्री राम से अनन्य प्रेम करती थी, तो उसके लिए एक मात्र राजा शब्द का प्रयोग करना कहीं न कहीं उनकी पीड़ा को दर्शाता है। तो ये जो बातें हुई है ये सब स्वाभाविकता के कारण हुई है, ये सब स्वाभाविकता के कारण हुई है, पढ़ाई का दुष्परिणाम नहीं है।
शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु कहना सर्वथा स्वाभाविक है। इसमें कहीं कृत्रिमता नहीं है, स्वाभाविक बात है। अगर ऐसी परिस्थिति कोई भी नारी भोगेगी, चाहे वो शकुंतला हो, सीता हो या अन्य कोई भी हो, तो वह कुछ न कुछ कटु वाक्य तो कहेगी, उसके उद्गार में कटु वचन निकलेंगे ही। अब दूसरी बात कि अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अनर्थ पढ़ाई की वजह से नहीं होते। अनर्थ किसकी वजह से होते हैं? केवल अपने मन में जो दुराचार आ जाता है, पापाचार आ जाता है, उसकी वजह से व्यक्ति अनर्थ करता है, गलत कार्य करता है। इसमें पढ़ाई का कोई योगदान नहीं है। पिछले भाग में मैंने बताया भी था कि अगर कोई गाली गलौज करता है, अपशब्द बोलता है, तो अपशब्द बोलना, गाली निकालना कौन से विद्यालय में सिखाते हैं उसको? कौन शिक्षक उनको गाली निकालना सिखाते हैं? फिर भी कुछ लोग, कुछ छात्र गाली निकालना सीख जाते हैं। कहां से सीखे वो केवल उसके दुराचार और पापाचार का परिणाम है। गलत कार्य करता है, जो इस तरह की प्रवृत्ति रखता है वो गलत कार्य करता है, उसमें पढ़ाई का कोई योगदान नहीं है। स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। इसलिए क्या है? इसलिए बात बताई कि स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई की वजह से कोई पापाचार या ये क्या कहते हैं, अनर्थ नहीं होते हैं। ठीक है। अब जो लोग स्त्रियों की पढ़ाई के विरुद्ध बात करते हैं, या तो वह इतिहास का ज्ञान ही नहीं रखते। जो लोग ये कहते हैं इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता था, पहले प्राचीन काल से नहीं पढ़ाया जाता, वास्तव में देखा जाए तो उनके दो कारण हो सकते हैं। या तो वो इतिहास का ज्ञान नहीं रखते, या फिर जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। वो सोचते हैं कि स्त्रियों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और इससे क्या है, पुरुषों के अधिकार में या पुरुष जो है अपनी प्रभुत्व सत्ता जो है वो स्थापित नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं वह माफ करने योग्य नहीं है, वह दंड देने योग्य है। उनको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। जो इस तरह का समाज में घृणा फैलाते हैं, भेदभाव फैलाते हैं, स्त्री और पुरुषों में भेदभाव का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। अब अगली बात कहते हैं शिक्षा प्रणाली में यदि कोई कमी है। देखो, हाँ हो सकता है अगर कोई शिक्षा विद्यालय में दी जा रही है, उस प्रणाली में कोई कमी नजर आए, लगता है कि इस शिक्षा का बालकों पर गलत असर हो रहा है, तो उस शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर देना चाहिए। शिक्षा बंद नहीं होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली चेंज कर दे, बदल दे, तो शिक्षा प्रणाली बदल सकते हैं, शिक्षा को नहीं रोक सकते हम। तो उसमें कमी है तो उसको दूर करे, शिक्षा को बंद नहीं करे। शिक्षा तो चलनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के लिए ये मत कहिए, क्या मत कहिए, कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, पढ़ाई लिखाई में कोई दोष नहीं है। पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि पुरुषों को नहीं पढ़ना चाहिए, पुरुषों को भी पढ़ना चाहिए तो स्त्रियों को भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना अच्छी बात है। अगर लगता है पढ़ाई में कोई कमी है तो पढ़ाई की प्रणाली में बदल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं कर सकते। ये नहीं है अगर पेड़ आड़ा तिरछा हो रहा है कोई भी, तो हम उसको समाप्त नहीं करें, उसमें सुधार करने की गुंजाइश हो तो सुधार कर लेना चाहिए। पर परमेश्वर के लिए मत, ये अनर्थकर है। कौन सी बात? कि अगर पढ़ाई बंद कर दी, स्त्रियों को पढ़ाना बंद कर दिया, तो ये क्या है, अनर्थकारी है, अभिमान का उत्पादक है और पुरुषों में एक तरह का अहंकार का भाव जगाने वाला है। ये गृह सुख का नाश करने वाला है। और जैसा मानते हैं ऐसा कहना सोना ने कि स्त्रियों को पढ़ाना, जो बात कही है कि स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी है, अभिमान का उत्पादक है, कि स्त्रियों को घमंड हो जाएगा, गृह सुख का नाश हो जाएगा। अगर स्त्रियां पढ़ जाएगी तो घर में सुख शांति नहीं रहेगी। तो ये सब क्या है, ऐसा कहना 16 आने मिथ्य है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर स्त्रियां पढ़ती है तो घर में सुख शांति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सुख शांति बढ़ेगी। दोनों ही पढ़े लिखे हैं, माता पिता या पति पत्नी
दोनों ही पढ़े लिखे हैं तो उस घर में तो खुशहाली है, शिक्षित परिवार हो गया वो। और जिसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, संतान अपने आप ही पढ़ जाएगी। दोनों ही पढ़े लिखे हैं तो पढ़ाई लिखाई से तो कोई नुकसान है ही नहीं। अच्छी पढ़ाई करने वाला अच्छा जानकार मिलेगा तो वह कोई नहीं, पर उससे ये नहीं होना चाहिए कि ये पढ़ गई, स्त्री पढ़ गई या लड़की पढ़ गई तो हमारे अंदर हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, फिर हम बड़े कैसे हुए, ये जो बात है। और आप देखते हैं कि आज भी ऐसे कई परिवार हैं, देखते हैं कि अगर किसी के एक पुत्र और एक पुत्री है तो ऐसी मानसिकता की वजह से वो क्या करते हैं, उस पुत्र को, अपने बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं, उसको शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करते हैं, उसकी शिक्षा पर जितना खर्च हो सकता है वो करते हैं। और पुत्रियों को, बेटियों को अगर वो कुदरती पढ़ती है, अच्छा ज्ञान रखती है तो उसकी प्रतिभा है, बाकी उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किए जाते हैं। अधिकांश परिवारों में ये स्थिति रहती है। ये भेदभाव का जो वातावरण है ये समाप्त होना चाहिए। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये नारा पढ़ाओ शब्द भी जोड़ा है साथ में, बचाओ के साथ साथ पढ़ाओ शब्द भी जोड़ा है। उसको पढ़ाएंगे, शिक्षित हो जाएगी तो अपने अधिकारों को समझने लगेगी और समझेगी तो देश में उन्नति में भी योगदान देगी और उसके ऊपर होने वाले जो अत्याचार है उसका भी वो प्रतिकार कर सकेगी। कुल मिलाकर पाठ का सार यही निकलता है कि स्त्री, और चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान रूप से समाज में पूरा अधिकार है, पढ़ने का हो या अन्य कार्य का हो, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा के बारे में इस प्रकार का अंतर या भेदभाव नहीं करना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये पाठ जिसमें ये सब बातें बताई गई है। प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही हैं, वहां जाकर के आप उनको हल कीजिए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लीजिए ताकि आने वाले भाग आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा इसकी जो व्याख्या है किस प्रकार करनी है वह मैंने पिछले भागों में बताई है, लगभग उसी जैसी प्रसंग, विशेष और व्याख्या, तीनों बातें लिखनी है। प्रसंग के अंतर्गत वही बातें कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों के खंडन से लिया गया है। ठीक है, इसमें ये बात जो अपढ़ या गवारों की भाषा में स्त्रियों को पढ़ाना भी उचित नहीं है, इस बात का लेखक ने खंडन किया है। इस प्रकार की बातें हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, व्याख्या हम कर देंगे। विशेष में भाषा सरल सुबोध और इस प्रकार की जो बातें लिखाई जाती थी वो हमको लिखनी है, हो जाएगा। अब अगले भाग में अगले नए पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।